राम राम सा, राधे राधे, सीताराम। आज एक विषय पे बात करेंगे कि सक्सेस कैसे मिलती है, सफलता कैसे मिलती है। मतलब उसके अंदर अपने को कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और जैसे परिस्थितियों से आदमी कैसे लड़ता है। रियलिटी क्या है, सफलता की रियलिटी क्या है। जैसे हम कई बार कोई सफल व्यक्ति से बात करते हैं तो सबकी अलग अलग कहानियाँ रहती है ना। उसमें कोई बोलता है मैंने डेली की 15 घंटे पढ़ाई करी, कोई बोलता है मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी, कोई बोलता है मैंने 6 घंटे पढ़ाई करी। और उसमें ज़रूरी तो ये भी नहीं है ना कि मतलब जिसके पास पैसा हो, दौलत हो, ऐश आराम करने वाला व्यक्ति ही सफल हो सकता है। और सफलता केवल जैसे अपन किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे फोर्स हो गई वगैरह वगैरह, और भी जो भी है, तो ये इसे सफलता नहीं कहते हैं ना। सफलता का अलग अलग वे है। आप किसी भी काम को करने की मन में ठानोगे, और मतलब वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी स्किल से रिलेटेड हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार, मतलब जैसे अलग अलग फील्ड होता है, हर फील्ड के अंदर अलग अलग आदमी की अलग अलग महारत होती है ना। समझे, जैसे टेक्निकल वर्क होता है, मशीनरी वर्क होता है। मतलब जैसे कि बिजनेसमैन होता है तो बिज़नेस का धंधा भी कैसे करते हैं, वो भी आदमी के पास स्किल होती है ना कि उसको कैसे बढ़ाना है, 1 रुपये से 2 रुपये कैसे करना है। तो आज मेनली अपन जो फोकस करेंगे, जो वर्तमान में क्या है पहले के टाइम में जो आज मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एकदम रियलिटी की बात करेंगे, है ना। उसके अंदर कोई मतलब जैसे कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के करना, वो सब चीज़ें नहीं होगी इसमें। जो अपन नेचुरल क्या चीज़ है, प्राकृतिक रूप से क्या है, उसको बात करेंगे। मतलब हकीकत क्या है। देखो हकीकत आप है ना, मैं हूँ चाहे कोई और हो, हकीकत आप वहीं से समझ सकते हैं। जैसे कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है ना, जो आपको छोटी से छोटी चीज़ बताएगा, वहाँ से आपको हकीकत मिलेगी, है ना। बाकी सफलता में तो क्या है, जैसे भाई मैं बोल दूँ कि वो बंदा तो मतलब स्टार्टिंग से ही बड़ी बड़ी नामी स्कूलों में पढ़ता था, उसके बाद में बड़ी बड़ी कोचिंगों में उसने कोचिंग करी थी, अच्छे अच्छे मतलब लोगों के संपर्क में था, तो ही सफल हो गया। तो इसका कोई निर्धारित दायरा नहीं है कि मतलब वही आदमी सफल हो सकता है। सफल कोई भी हो सकता है। सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत देखो मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत को आप किस तरीके से कर रहे हो, किस माध्यम से कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, मेहनत के साथ में आप क्या कर रहे हो, आपका जो मानसिक ये जो है ना, इसका जो टारगेट पॉइंट है, आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब चीज़ें निर्धारित करती है साथ में, है ना। तो मैं जैसे मान लीजिए कि एक मतलब अपन एक मिडिल लेवल से बात करेंगे, है ना। तो मिडिल लेवल के अंदर जैसे कि आदमी, भाई मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसने 10th क्लास कर ली, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली। ये सब चीज़ें तो नॉर्मली इसमें सरकार भी हेल्प करती है। जैसे आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी कॉलेज में भी आपकी मिनिमम फीस लगती है, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो उसके साथ में भाई कि या कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पुराने आज से लगभग 10 साल पहले इतना कंपटीशन था नहीं, उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, है ना। तो ये सब अभी मैं मेरे हिसाब से ही बता देता हूँ कि आज 100 में से जहाँ मेरिट 90 नंबर की रहती है ना, 90 नंबर की,
वो आज से 10 साल पहले मतलब 45 40 और 45 मैक्सिमम 50 के बीच में सिमट जाती थी। तो समझ लो कि कंपटीशन लेवल हैवी है। कंपटीशन लेवल हैवी है का मतलब क्या है कि मतलब ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें, ज़्यादा मतलब अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जागरूकता आ गई है ना। हर समाज, बद लड़के लड़कियां सब लोग मतलब है ना कंपटीशन के ज़माने में तैयारी कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, है ना। तो स्वाभाविक है, अभी कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर मेरिट तो बढ़ने वाली है। तो इस मेरिट के अंदर मान लीजिए अपनी जो पारिवारिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ी जैसे नॉर्मल है कि मैं बाहर कहीं बड़े शहर में जाके बड़ी कोचिंग नहीं कर सकता हूँ, फिर भी सफलता कैसे हासिल करेंगे। हम देखते हैं, आप सब लोग भी देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मिडिल क्लास वाला आदमी जो नौकरी नहीं ले सकता। हाँ ठीक है कि भाई बाकी की तुलना में उसका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, थोड़ी उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है और कठिनाइयाँ उसको ज़्यादा झेलनी पड़ती है, समझ गए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपको या तो लाइफ के 2 पार्ट होते हैं, एक स्टार्टिंग पार्ट, एक एंडिंग पार्ट। तो दोनों में से आपको एक पार्ट के अंदर तो कठिनाइयाँ झेलनी ही पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी, या तो आप मतलब स्टार्टिंग में झेल के अपनी लाइफ को सेटल करो। अगर अभी आप कठिनाइयाँ नहीं झेलेंगे तो आपको जो लास्ट टाइम रहेगा, है ना, जीवन के अंतिम टाइम में, उस टाइम में उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, समझ गए। हो सकता है वो आपको बीच में ही करना पड़े, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सुख दुख। तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जो जो बड़ी नौकरी मिल गई मतलब वही सुखी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो आदमी के कर्म पे निर्धारित करता है, वो कर क्या रहा है, कैसे रास्ते पे चल रहा है, किन लोगों के मतलब किन लोगों के साथ उसकी उठक बैठक है, आचरण कैसा है उसका, वो सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है ना, समझ गए। तो यही है कि भाई अपन अभी बात करेंगे कि भाई इन सब चीज़ों से कैसे निकलें, है ना। तो मान लीजिए कि भाई आपके पास इतना पैसा वगैरह नहीं है, समझ गया, आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर ली है, तो ग्रेजुएशन वाला बंदा सब तैयारी कर सकता है। जैसे अपनी ग्रेजुएशन जो है वो आईपीएस, है ना, उसका भी एग्ज़ाम दे सकता है। आईएएस की परीक्षा होती है, उसकी भी एग्ज़ाम वो दे सकता है। आईएएस, आरएएस, पटवारी, ग्राम सेवक, अदर जितने भी एग्ज़ाम है वो मतलब ग्रेजुएशन लेवल का बंदा नॉर्मली दे सकता है। बाकी जैसे अलग अलग कोर्स रहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, कमर्शियल डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह, तो उनके अंदर तो अलग डिग्रियाँ हो जाती है। जैसे कंप्यूटर हो गया, इन सब में अलग अलग होती है। तो कैसे करेंगे, रणनीति कैसे बनाएंगे, उसका मतलब मूल मंत्र क्या है। इसका मूल मंत्र एक ही है। देखो मतलब सबसे पहले तो मतलब हमको करना क्या है, ये आपको अपने को ये निश्चित करनी है कि अपने को करना क्या है। अपने को करना ही क्या है, पहले तो ये चीज़ निर्धारित करो आप, समझ गए। ये चीज़ निर्धारित होने के बाद में भाई, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेरा एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरे को पढ़ाई करनी है, नौकरी लेनी है, समझ गए, मेरे को टीचर बनना है, मतलब मेरे को फोर्स में जाना है, पुलिस में जाना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, कुछ भी करना है मेरे को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, उसके साथ ही मतलब है ना, मैं मतलब वहाँ शादी है वहीं घूम रहा हूँ, वहाँ वो है, वहाँ आज इसके काम है, आज उसके काम है। मतलब ये अपने को सब है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक गांव के अंदर मान लीजिए कि 2000 की संख्या है, तो उसमें से 500 लड़के हैं, लड़कियां हैं पढ़ने वाले, तो सबकी एक ही मानसिकता, ये तो ठहरा नहीं सकते आप, ये कोई भी नहीं ठहरा सकता, है ना। तो उनमें से आपको निकलना होगा, भीड़ में से कैसे निकलना है वो खुद को डिसाइड करना होगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें खुद को निर्धारित करनी होगी, समझ गए। ये सब चीज़ें निर्धारित करनी होगी अपने को। उससे पहले
नहीं कर सकते ना ये सब। पहले अपने को डिसाइड करना क्या है अपने को। वो करने के बाद में कि फिर देखेंगे कि भाई परिवार की स्थिति कमज़ोर है, मेरे को इसके साथ में मेरे परिवार को भी देखना है, मेरी उम्र हो गई है अभी, मैं परिवार में बड़ा हूँ। ये सब चीज़ें इंसान के आम जीवन में आती है, तो वो क्या करेगा। देखो पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा उसको, ये रियलिटी है। बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। मान लीजिए 8 से 10 घंटे का जॉब है, उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका जॉब किस मतलब कैटेगरी का है। उस जॉब के साथ में आप 1-2 घंटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। और मान लीजिए 10 घंटा आपका किसी जॉब में चला गया, उसके अलावा भी आपके पास में 14 घंटे रहते हैं, तो 14 घंटे में से आपको वही कि मेरे को 6 घंटा तो नींद ज़रूरी है ना। 6 घंटा नींद आदमी अच्छी तरह, देखो नींद भी टाइप की होती है। जैसे आप मोबाइल देखते देखते सो रहे हो, फिर मतलब पता नहीं कब उठ रहे हो, आपका नींद का शेड्यूल ठीक नहीं रहता है ना, तो आपको नींद भी परेशान करती है। लेकिन मतलब आपका शेड्यूल निश्चित है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करते टाइम पढ़ाई के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, ओनली फॉर पढ़ाई पढ़ाई, समझे। आपका जब ये गोल है ना, ये माइंड है ना, एक जगह सेट हो जाएगा ना, कि आप जब पढ़ रहे हो पास में शायद डीजे बज रहा है, डीजे के अंदर कौन सा सॉन्ग चल रहा है, वो आपको ओनली प्रश्न याद होना चाहिए। किताब के अंदर जो पढ़ रहे हो ना वो याद होना चाहिए। वो सॉन्ग कौन सा बज रहा है वो डिपेंड नहीं करेगा। वो सॉन्ग आपको समझ में नहीं आना चाहिए, आपको समझ में किताब आनी चाहिए। तब ऐसा लगेगा कि आप का फोकस कहाँ है, किताब पे है। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है फोकस क्या है आपका, है ना। बाकी परिस्थितियाँ मतलब मायने नहीं रखती है, ये सब चीज़ें फेल है। वर्तमान समय में ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है, उसके साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं भी हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें निर्धारित नहीं करती है कि आप मतलब जैसे कि आप बहानेबाजी तो नहीं कर सकते, बहानेबाजी तो करनी नहीं है। कितना भी कंपटीशन है ना, मान लीजिए 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन 10 लाख लोगों में से आपको 1000 पोस्ट निकालनी है ना भाई। 1000 तो 10 लाख लोगों में से पढ़ने वाले लोग कितने हैं मैं बता देता हूँ आपको, 10% है, समझ गए। 10% लोग हैं जो, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10 लाख में से 10% ही लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो टारगेटिंग मेहनत होती है ना वो कर रहे हैं। मैं हो सकता है मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, लेकिन मान के चलते हैं 10%। अब 10% में से आपको 1000 में आना है, 10% में से आपको 1000 में आना, तो आपको मतलब कितनी गहराई से मेहनत करनी है, इसके पीछे भी काफ़ी फॉर्मूले हैं। देखिए, तो आप है ना, जैसे कि कोई बोलता है सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग में पढ़िए, कोई बोलते हैं शाम को लेट तक पढ़िए। ये सब चीज़ें कोई डिपेंड नहीं करती हैं, आपका जब मन करे आप पढ़ो, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध है ही नहीं। आप पूरी रात पढ़ सकते हो, समझ गए। और जहाँ तक हो सकता है अभी, है ना भाई, कि जो जिसका परिवार की स्थिति ठीक नहीं है उनको जॉब करना पड़ता है, तो आप मैक्सिमम ऐसा जॉब ढूंढिए भाई, 1000 रुपया कम मिलेगा तो चलेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके जॉब के साथ में ना आपको मतलब घंटे 2 घंटे निकल जाए, समझ रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटा आप उसमें से निकालो। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो आपको जो पूरा एकदम मतलब है ना स्टडी का हो गया, अपना जो पूरा टाइम टेबल दैनिक दिनचर्या है उसको आप है ना 3 साल के लिए बना लो। 3 साल में, 3 साल ज़्यादा नहीं है, लोग है ना 10-10 साल बनाते हैं, 15-15 साल कोशिश करते हैं इसके बारे में। आप तो 3 साल तक बनाओ, आपको 3 साल में रिजल्ट समझ में आएगा। कभी हताश नहीं होना है कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हताश होना ही नहीं है, समझ गए। असफलता के पीछे ही सफलता खड़ी है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो कि आप कहाँ तक हो। आपका इरादा सही है, आपका रास्ता सही है, आपका टारगेट सही है, आपका गोल सही है, तो आपको असफलता कभी हो ही नहीं सकती आपकी। आप 100% सफल होंगे, लेकिन किस दिन होंगे वो आपकी मेहनत पे मतलब डिपेंड है कि आपका जो अंतिम क्षण कब आएगा। लेकिन आप सच्चे दिल से ईश्वर को हमेशा याद करोगे और अपनी लगन और मेहनत पूरा अपना झोंक दोगे ना, तो सफलता 100% मिलेगी। ये इसमें तो कोई है ही नहीं कि नहीं होगा, ऐसा है ही नहीं, ये तो प्रमाण है, हज़ारों प्रमाण हैं।
लेकिन इन सब के साथ में क्या है, आपको देखो कुछ पाने के लिए कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो इनके साथ में आपको बहुत सारा खोना भी पड़ता है स्टार्टिंग में, है ना। जैसे आपके दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, फिजूल के काम, शादियाँ, वो उसके आज गोना है, उसके मतलब बड़े हैं फड़े, ये सब चीज़ों को भूलना होगा एकदम। मतलब साइलेंट मोड में आदमी, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कहाँ नहीं रह रहे हो, ये सब चीज़ें मतलब किसी को पता ही नहीं होनी चाहिए। आपकी दिनचर्या किसी को पता नहीं होनी चाहिए, ओनली आपको पता होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो ये आपको खुद को पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानना चाहिए, है ना। उसके बाद में जैसे कि कितने घंटा पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है भाई, है ना। आपका जैसे आप आज 4 घंटे पढ़ गए, कल आपका संडे है, रेस्ट है, तो आप 12 घंटे पढ़ गए दिन में, ठीक है। तो पढ़ो आप, है ना। लेकिन मेरा एक ही कहना है, आपका गोल एक होना चाहिए। आप मान लीजिए कि मैं सुबह उठा, मैं फ्रेश हो गया, खाना खा लिया, उसके बाद में मैं पढ़ाई के लिए रेडी हूँ 9 बजते ही, है ना। तो 9 बजे से 11 बजे तक आप 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, तो 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। 120 मिनट में आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओनली पानी पेशाब के अलावा उसमें 2 मिनट लगते हैं। उसके अलावा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का। जैसे आजकल कॉल वगैरह, फ़ोन वगैरह रहते हैं, आप 2 घंटे के लिए फ़ोन को साइलेंट कर दो, बंद कर दो, समझ गए। परिवार से बात करनी है सुबह शाम कर लो, उसके बाद में फ़ोन बंद, किसी से बात नहीं करनी है, समझ गए। और उसके अलावा जैसे ये हो गया कि पढ़ना क्या है। देखो, जब किसी भी आप, है ना, किसी भी कंपटीशन की हो या किसी भी आप फील्ड की तैयारी करते हो ना, तो उसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है, मेन चीज़ें क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी नींव क्या है, उन सब चीज़ों को आप, है ना, ध्यान में लाओ सबसे पहले, समझ गए। तो मान लीजिए एग्जांपल से कि किसी भी स्टेट का एक मैप उठाओ, तो मैप उठा लिया एक स्टेट का, तो सबसे पहले उस स्टेट का पता होना चाहिए कि एक स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका मैप कैसा है, उस मैप की आकृति क्या है, उस मैप के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ये चीज़ अपने को पता चल गई कि ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ गया, ये यहाँ के ऊपर, ये आ गया नीचे, ये उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये सब चीज़ें पता चल गई। उसके बाद में उसका मोटा मोटा क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का बड़ा बड़ा क्या है, उसके अंदर क्या कल्चर है, कौन सा वहाँ जलवायु कौन सी है, वहाँ मिट्टियाँ कैसी है, वहाँ दार्शनिक स्थल क्या है, मंदिर मूर्तियाँ वगैरह ये सब क्या है, वहाँ का इतिहास क्या है, उसका वहाँ का भूगोल क्या है, ये सब चीज़ें मोटी मोटी देखो आप, तो है ना। और उसके साथ में ही आप, है ना, मेरे हिसाब से तो बढ़िया रहता है जैसे कि किसी भी कंपटीशन की कोई फिक्स किताब नहीं लाके आप उस सब्जेक्ट की किताब लो, ठीक है। मान लीजिए कि आपके इतिहास है, किसी एग्ज़ाम में मान लीजिए इतिहास चैप्टर है, या फिर मैथ है या रीजनिंग है, तो आप जैसे मान लीजिए पुलिस की है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पुलिस है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग, है ना, जो पुलिस की किताब लाते हैं कि लक्ष्य की पुलिस की किताब है, उसके अंदर सब सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो वो पढ़ेंगे, उससे काफ़ी नहीं होगा। तो आप स्टार्टिंग से ही ऐसा करिए कि एक मैथ की सेपरेट बुक लाइए, स्टेट जीके की जो है उसकी सेपरेट बुक लाइए, साइंस की सेपरेट बुक लाइए, रीजनिंग की सेपरेट बुक लाइए। देखो, सफलता 10 किताब को एक बार पढ़ने से नहीं मिलती, सफलता एक किताब को 10 बार पढ़ने से मिलती है। 10 किताब को आप, है ना, एक एक बार पढ़ लोगे ना, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी किताब में क्या था, कौन सी किताब में क्या था। 100% है ना, किसी भी किताब में आपको 100% तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपकी सरकार की मान्यता प्राप्त बुक है ना, उससे आप मतलब जैसे किसी भी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर क्वेश्चन के ऊपर आप रेट भी लगा सकते हो, है ना। तो ऐसी किताब पढ़ो, एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर अगर 1% गलती भी है ना, तो 1% अगर बुक के अंदर गलती है ना, तो 99% यानी कि 99 तो नंबर आएंगे ना, तो 100% में रह जाओगे, तो कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। तो ये चीज़ है ना। बाकी एकदम, है ना, जैसे मतलब जैसे पुराने टाइम में लोग साधना कैसे करते थे, एकदम मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आना चाहिए क्या करना चाहिए, है ना।
बाकी आप क्या है, लोगों के टच में रहोगे, जितने आप लोगों के टच में रहोगे, अपनी बताओगे मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो समझ लेना आप हमेशा डीमोटिवेशन आपको मिलता ही रहेगा, मोटिवेट आपको कोई नहीं करेगा। क्योंकि इतनी जो है ना, मैं एक जो एग्ज़ाम्पल दिया था कि 10 लाख में से आपको 1000 पोस्ट कैसे निकालनी है, तो उसमें से क्या है, मान लीजिए लाख लोग हैं थोड़ी मेहनत करने वाले, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, वो अपने मित्र को बताएंगे यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, तो क्या है, वो आपको अरे यार ये नहीं आएगा, ये याद नहीं करना चाहिए, वो याद नहीं करना चाहिए, समझ गए। तो आप स्टार्टिंग में पूरा मूलभूत स्ट्रक्चर बनाओ, आपकी बेसिक मूलभूत जितनी भी जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा करो, उसके बाद में है ना आप धीरे धीरे उसका डीपली जाओ, हर चीज़ को आप है ना एकदम मतलब किसी कहानी के रूप में ले लो, रोमांटिक होके पढ़िए, गीत के रूप में पढ़िए, ऐसा प्रश्न के रूप में, प्रश्न बनाना ही नहीं है ना। किसी भी आप मान लीजिए किसी का इतिहास पढ़ रहे हो, तो इतिहास को मतलब एक कहानी बना दो, किसी भी मतलब जैसे कि अपन को पता है ना अपना ही खेत होता है, मान लीजिए भूगोल है, अपना खेत को पता नहीं है, अपनी खेजड़ी वहाँ है, वहाँ पे वो है, वहाँ पे रोहिड़ा है, वहाँ पे इतनी खेजड़ी है, वो सब तो कैसे हुआ था बताता है क्योंकि अपन वहाँ जाते हैं, मतलब सब देखते रहते हैं, तो मतलब पूरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पकड़ के उसको चलना चाहिए। और सेकंड जो मेन महत्वपूर्ण बात है ना, वो चीज़ आपको निकालनी है कि लोगों का वीक पॉइंट ज़्यादातर कहाँ है, उस वीक पॉइंट को आपको मजबूत करना है, समझ गए। जैसे अभी जैसे करंट ज़्यादा आता है, साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, लड़कियां जितनी हैं उनके लिए, मैक्सिमम लड़कियों के लिए मैथ थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, तो मेरा ये कहना है कि आप उसको ज़्यादा समय दो, आप है ना एक ही किताब पढ़ो, है ना, आप उसकी सबसे सबसे क्या है, गणित हो गई, रीजनिंग हो गई, आप छोटी छोटी चीज़ों को पहले पकड़ो, है ना, आप है ना छोटी छोटी चीज़ों को पहले पकड़ो, पेपर हैंडल करने की स्पीड बढ़ाओ, है ना। जैसे प्रश्न आप पहले, ठीक है मान लीजिए मैंने कि आप किसी प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं, तो भाई कि आप पढ़ लिया किसी प्रश्नावली को, आप मैंने किसी भाई आपको कोई क्वेश्चन आ गया, आप क्वेश्चन का आंसर भी निकाल दोगे, लेकिन आप कितना टाइम लगाओगे वो पे डिपेंड करता है ना पेपर में, तो उसको भी आपको हैंडल करना है कि मिनिमम टाइम कैसे किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो बार बार प्रैक्टिस होगी ना उस पर डिपेंड करेगी, समझ गए। बाकी काफ़ी लोग होते हैं जो तैयारी भी कर लेते हैं, तैयारी भी उनकी बढ़िया होती है, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल में जाके है ना वहाँ पे जाके फेल हो जाते हैं, पेपर हैंडल ही नहीं कर पाते। तो उसके साथ में क्या है, टेस्ट सीरीज़ें बहुत आती है, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ें मिलाने की कोशिश करो, अपनी स्पीड का कैलकुलेशन करो खुद में कि भी 100 प्रश्न आएंगे 90 मिनट में, मेरे को कैसे हैंडल करने हैं, समझ गए, 90 मिनट में कैसे हैंडल करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, जैसे मान लीजिए मेरे को 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन हैंडल करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं भाई जितना एक बार पेपर स्टार्टिंग करूँगा 1 नंबर से, ठीक है, ये मैंने पहले के अंदर सी कर दिया, दूसरे के अंदर बी कर दिया, तीसरा चौथा पाँचवा मेरे को नहीं आ रहा है, छठे के अंदर ए कर दिया, ऐसे करके मैं पूरा 100 क्वेश्चन तक जितना हो सकेगा जल्दी, मेरे को 100% सॉलिड क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सॉलिड क्वेश्चन को करूँगा, मैं टिक लगा दूँगा, समझ गए। उसके बाद में जो OMR शीट है उन सबको पहले भरना है, कई बार मिस्टेक हो जाती है ना, एक बार बैठे बैठे वो भर देते हो, फिर बोलते हो मतलब जो थोड़ा रिस्क लेके कि इसमें कौन सा होगा, वो भी करते हो, फिर लास्ट में कि इसको भी देखते हैं, दो दो छांटते हैं, ये दो अलग अलग हो गए, तो आजकल समझाते रहते हैं ना, ऐसे इन दो में से होगा, वैसे करके अपन टिक तो मार देते हैं, OMR शीट में भरना भूल जाते हैं, भरते नहीं कि लास्ट में एक साथ ही भर देंगे, तो उसमें बहुत गलतियाँ हो जाती है, कई बार उल्टे पुल्टे भर जाते हैं, कई बार लास्ट में टाइम थोड़ा बचता है तो फिर वो गलत हो जाता है जल्दबाजी में, तो वो चीज़ें करनी ही नहीं है ना। आपको सॉलिड 100% क्वेश्चन आ रहा है, उसके आंसर टिक मारो और वो OMR में भर दो, समझ गए। उसके बाद में जैसे नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग है तो आप सेकंड राउंड अपनाओ, सेकंड राउंड में कि ठीक है भाई आपको 50-50 करना है कि नहीं करना है, आपको लग रहा है मेरा फर्स्ट में स्कोरिंग अच्छा हो रहा है, मेरे 70 तो मैंने कर दिए हैं, 70 तो मेरा 100% सही है, समझ गए। फिर उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े थोड़े से डिफ़िकल्ट, मतलब मीडियम लेवल के होते हैं, एक तो मतलब लो क्लास के होते हैं, उसको तो आपको देख के समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए 1000 का 20% कितना होता है, 1000 के 20% का 10% कितना होता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, थोड़ा उसको और बड़ा करके क्वेश्चन देगा तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना।
तो उसको आपको क्या है थोड़ा सा टाइम देके उन सब को क्वेश्चन करना है कि उन क्वेश्चनों को करना है जहाँ पे लोग पीछे रहते हैं। समझ गए? कि मैथ, रीजनिंग ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को है ना सफलता दिलवाने में इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। इनका जो उत्तर निकलेगा ना वो उत्तर करेक्ट निकलेगा। आप कैलकुलेशन के माध्यम से जो आंसर निकालोगे ना वो आंसर हमेशा करेक्ट होगा। और जैसे आप है ना 2 छाँट के 2 ये अब 2 में से कैसे पता है? ये तो 2 तो छाँट दिए, अब 2 में से सही कौन-सा है उसको कैसे डिसाइड करोगे? वो डिसाइड नहीं होगा ना। तो उनके ऊपर फोकस ज़्यादा जो कैलकुलेशन का है ना उनके ऊपर ही बढ़िया है। वो सबसे अच्छा है, उसको आप प्रेफ़रेंस पहले दो। वो सब चीज़ें हो गई तो 10% आपने और निकाल दिए, 80 हो गए। फिर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा ये और करना चाहिए। आपको लग रहा है कई बार क्या होता है पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो 80 बहुत है। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार है ना 75 क्वेश्चन आए थे 60 मिनट में। मैंने तो 45 किए, मेरे को तो पता था 45 में ही हो जाएगा। मैंने आगे ट्राई ही नहीं करी। मेरे फट देनी पड़ी। मैंने 50 मिनट में 45 क्वेश्चन कर आके भर दिए थे। मैक्सिमम मैंने फोकस वहीं रखा मैथ गणित पे, और मेरिट रही 30-35 की, है ना। मतलब वो प्री पेपर था। बाकी आप अच्छी सी मेहनत करने वाले को बंदे को खुद को पता होता है कि मतलब पेपर का स्टैंडर्ड लेवल क्या है, तो उसके अंदर लगभग कितनी मेरिट रह सकती है ना। तो नेगेटिव मार्किंग में आपको नेगेटिव करना नहीं है, इस चीज़ को भी छोड़ना पड़ेगा आपको, नेगेटिव करना ही नहीं है ना। तो कई लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं, किस्मत के भरोसे कम रिया करो। किस्मत तो मेहनत से ही बनती है ना। आप कितनी मेहनत कर रहे हो उस पर किस्मत डिपेंड करती है। समझ गए भाई? मान लीजिए किसी चीज़ को अचीव करना है तो आप चलोगे, वहाँ जाओगे, तब वहाँ देखोगे, तब उसको सीखोगे, तब उसको जाके कर पाओगे ना। अब किस्मत के भरोसे कि वो चल के यहाँ आ जाएगा, वो तो अनपॉसिबल है। तो किस्मत के भरोसे कम रहना है। नेगेटिव मार्किंग आपको कई बार असफल कर देती है ना। आप है ना हिम्मत करो। कई ऐसे लोग बहुत फेल होते हैं, मैं खुद भी कई बार फेल हुआ था, है ना। ऐसे बहुत लोग फेल होते हैं जो सही होते हुए भी बाहर निकल जाते हैं। वो अंदर आते हैं फिर सोचते हैं कि 80 हो गए हैं, 10 एक और कर देते हैं, 90 के आसपास पहुंच जाएंगे ना, फिर अपना कन्फर्म लगभग हो जाएगा। वो 10 क्वेश्चन और कर देते हैं और वो एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन करने चाहिए होते हैं, नहीं करते तो नहीं होते वो, क्योंकि ऑलरेडी जो उसने किया था वो ठीक ठाक था। उसमें से 2-3 गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी 2-3 गलत वहाँ हो रहा है, 10 कर रहे हो और 10 में 2 सही हुए, 8 और गलत हो गए, तो वो तो और उल्टा हो गया ना। तो ये है, ये थोड़ी क्या है मोटी मोटी चर्चा करी है। बाकी जैसे कभी टाइम मिलेगा ना तो मेन पॉइंट को उठाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो ये कभी ऐसा मत सोचिए कि हम लोग तैयारी करने वाले बंदे इतनी भीड़ के अंदर, इतने कंपटीशन के अंदर कैसे निकलेंगे। अरे भाई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन मान लीजिए कंपटीशन है, लेकिन उस कंपटीशन में निकलना कैसे है वो अपनी खुद की रणनीति बनाओ। और देखो क्या होते हैं काफ़ी लोग है ना, कोचिंग इस कोचिंग में नहीं हुआ तो वो उस कोचिंग में जाएंगे, उस कोचिंग में से नहीं हुआ तो उस कोचिंग में। वो अब 10 साल में 10 कोचिंग बदल देते हैं, तो ये भी गलत है एक तरीके से। भाई किताब नहीं बदलनी है तो आपको कोचिंग क्यों बदलते हो? पढ़ाने वाले तो टीचर वही है ना। भाई ठीक है एक दो चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ना तो आपको ही है, आपको ही पढ़ना है ना। पढ़ो। आपको मेन सब्जेक्ट की जड़ समझ में आनी चाहिए। आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया ना तो आप उसको कितनी भी डीपली मतलब जड़ें निकाल सकते, कितना भी डीप होगा ना वो आप समझ सकते हो उसको निकाल के। लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप कितनी भी कोचिंगों में भटक लेना, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कोचिंग वालों के पास कोई दवा तो है नहीं, घोल के पिला लिया समझ में आ गया, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं ये छोटा सा वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मेरा काम है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को दोबारा बताना, तो आगे और मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको इस मोटिवेशन के बारे में बताऊंगा। जय हिंद, राम राम।